1990 के अशरे के दौरान पाकिस्तान में शिया सुन्नी फिरकावाराना जंग खूंरेजी की आखिरी हदों को छू रही थी। फिरकावाराना टारगेट किलिंग की कार्रवाइयां सिर्फ जंगजू तंजीमों के कारकुनान के खिलाफ महदूद नहीं रही थीं। सैकड़ों बेगुनाह अफराद, जिनमें डॉक्टर, इंजीनियर, ताजिर, अदीब, शायर, वकला और सियासी कारकुन शामिल थे, सिर्फ इस जुर्म में मौत के घाट उतार दिए गए कि वो किसी मजहबी फिरके के मानने वाले थे। फिरकावाराना तंजीमों की अस्करी ताकत का ये आलम था कि किसी हुकूमती इदारे में उनसे टक्कर लेने की सकत नहीं थी। फिरकावाराना तंजीमों के रहनुमा कौमी और सूबाई असम्बलियों में भी मौजूद थे, जहां वो सियासी इत्तेहादों के जरिए हुकूमत को दबाव में रखते। ये लोग सदर ममलकत, वज़ीर आज़म, हुकूमती वज़रा और जजेस को बराह रास्त प्रेशराइज करते और मुखालफत की सूरत में किसी भी आला शख्सियत या उसके किसी अजीज़ को कत्ल करवा देते। वक्त गुजरने के साथ सिपाही सहाबा और तहरीक जाफरिया में बेलगाम सख्त गिर अनासर का रसूख बढ़ने लगा। बिलाखिर ये शिद्दत पसंद अपनी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो गए और लश्कर झंगवी और सिपाही मोहम्मद जैसी जंगजू तंजीमों में ढल गए। ये नेक्स्ट जनरेशन फिरकावाराना तंजीमें सियासी अमल से यकसर लाताल्लुक और अपनी कार्रवाइयों में मुकम्मल तौर पर दहशतगर्द थीं। आने वाले बरसों में ये दहशतगर्द तंजीमें मुल्क में खूंरेजी और कत्ल गारतगरी की एक खूनी दास्तान रकम करने वाली थीं। आज की तस्वीर इसी अलमनाक दास्तान की कहानी है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान में शिया सुन्नी फिरकावाराना जंग की सीरीज़ की आखिरी किस्त, और सोच समझ के स्टूडियो से मैं हूँ उस्मा खान हूँ। उन्नीस सौ 88 में आरिफ हुसैनी के कत्ल के बाद तहरीक नफाज़े फ़िक़्ह जाफरिया की क़यादत अल्लामा साजिद नकवी के हाथ में आई। साजिद नकवी अपने जोशीले पेशरो की निस्बत कदरे मुतवाज़िन और हकीकत पसंद शख्सियत थे। उनकी क़यादत में तहरीक ने तशद्दुद की सियासत से दूरी इख्तियार करने की कोशिश की। 1988 के इंतखाबात में तहरीक ने पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी जमात की हैसियत से हिस्सा लिया। इत्तेदाल पसंदी की अलामत के तौर पर साजिद नकवी ने तहरीक नफाज़े फ़िक़्ह जाफरिया का नाम तब्दील करके तहरीक जाफरिया पाकिस्तान रख दिया। साजिद नकवी की मोतदिल पॉलिसियों के नताइज उनकी सोच के बरक्स बरामद हुए। तहरीक जाफरिया के सख्त गिर शिया अराकीन सुन्नी तंजीमों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के खिलाफ अदले का बदला की पॉलिसी चाहते थे। 1993 में तशद्दुद पसंद अनासर तहरीक जाफरिया से बाकायदा अलग हो गए और अल्लामा मुरीद अब्बास यज़दानी और गुलाम रज़ा नकवी की क़यादत में सिपाही मोहम्मद के नाम से अपनी अलग तंजीम कायम कर ली। और इस्लाम मोहब्बत और भाईचारे का मज़हब है, फिर आपको सिपाही मोहम्मद बनाने की क्या ज़रूरत पेश आई? मैंने अर्ज़ की है ना, मैंने साजिद नकवी साहब से अर्ज़ की कि उस वक़्त जिस सिपाही साहबा ने हमारे लोगों को मारना शुरू किया, कत्ल करना शुरू किया, लातादाद लोग कत्ल हुए, यही ज़रूरत पेश आई कि हमने इनसे कहा ऐसे काम ना करो। हमारा जो मज़हब है, जो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, उस पर हमने अमल पैरा होना है। ये इन लोगों ने ही पहले हम पे हमले किए, हमारे लोग मारे, लातादाद लोगों को कत्ल किया, उसके बाद सिपाही मोहम्मद बनाए। अल्लामा साजिद नकवी साहब से मैंने अर्ज़ की, जब वो ना माने तो मैंने ख़ुद तंजीम बनाई। गुलाम रज़ा नकवी सिपाही मोहम्मद के जर्नैल बनाए गए। रज़ा नकवी बाकायदा 5 सितारों वाली जर्नैली यूनिफॉर्म पहनते रहे। सिपाही मोहम्मद ने सिपाही साहबा के खिलाफ भरपूर इंतकामी कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया और सिपाही साहबा के बहुत से रहनुमाओं को निशाना बनाया। गुलाम रज़ा नकवी के अस्करी करियर का आगाज़ भी ईरान के शहर कुम से हुआ था, जहां वो मदरसा हौजिया इल्मिया में शिया फ़िक़्ह की तालीम हासिल करने गए थे। लेकिन तालीम का सिलसिला अधूरा छोड़कर उन्होंने कुम में मौजूद दीगर पाकिस्तानी शिया तलबा के साथ मिलकर अंजुमन फ़िदायान अहले बैत के नाम से एक अस्करी तंजीम कायम की। रज़ा नकवी के ईरानी फ़ौज की ज़ैली फ़ोर्स पासदारान इनकलाब के साथ करीबी ताल्लुकात थे। पासदारान ने रज़ा नकवी और उनके साथियों को फंड्स और ईरानी फ़ौजी कैंपों में मिलिट्री ट्रेनिंग फराहम की।
ईरान में फौजी तरबियत हासिल करने के बाद रज़ा नकवी अफ़गानिस्तान चले गए। वहाँ उन्होंने हज़ारा शिया के साथ मिलकर अफ़गान जंग में हिस्सा लिया। 1987 में वतन वापसी पर उन्होंने जंग में एक मदरसा कायम किया। ताहम फ़िरका वाराना मुखालिफिन पर हमलों में मुलव्वस होने और उनकी दुकानों को नज़र आतिश करने के जराइम की पादाश में उन्हें 3 साल जेल में काटने पड़े और उनके जंग दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। जेल से रिहाई के बाद रज़ा नकवी ठोकर नियाज बेग लाहौर में मुंतकिल हो गए, जहां उन्होंने अली मस्जिद की खिताबत संभाली। रज़ा नकवी तहरीक जाफरिया की मोतदिल पॉलिसियों के सख्त नाक़िद थे। उनके ख्याल में तहरीक जाफरिया न सिर्फ अहले तशय्युअ के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम थी, बल्कि इसकी नर्म पॉलिसियाँ मुखालिफिन को शह देने का बाइस थीं। सितंबर 1990 में रज़ा नकवी ने पुरतशद्दुद शिया तंजीम अल-मुख्तार फोर्स ज्वाइन की। अल-मुख्तार की मुसल्लह कार्रवाइयों का जवाब देने के लिए अहले सुन्नत ने अल-बदर फोर्स कायम की। अल-मुख्तार और अल-बदर के दरमियान खून-रेज़ झड़पें हुईं। ये दोनों तंजीमें 1992 तक मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ एक दूसरे का मुकाबला करती रहीं। बाद अज़ां ये तंजीमें सिपाह सहाबा और सिपाह मोहम्मद में मदगम हो गईं और मुकद्दस क़िताल करने लगीं। फ़िरका वारियत की फैलती हुई जंग के तकाज़ों को पूरा करने के लिए दोनों मुतहारिब ग्रुपों ने मुल्क भर में अपने अपने भर्ती सेल कायम किए, जहां तलबा तंजीमों से वाबस्ता कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के लड़कों को भर्ती किया जाने लगा। जराइम पेशा अफराद भी अपने तहफ़्फ़ुज़ और मफाद के लिए फ़िरका वाराना तंजीमों से वाबस्ता होने लगे। सुन्नी नौजवानों को बलूचिस्तान में वाक़े मास्कर तैयबा और मुज़फ़्फ़राबाद में वाक़े जिहाद मरकज़ बैतुल मुजाहिदीन में अस्करी तरबियत फराहम की जाती। जवाब में शिया हज़रात ने भी तरबियत गाहों का बंदोबस्त करना शुरू किया। सबसे पहली तरबियत गाह ट्रंक बाज़ार रावलपिंडी में वाक़े अल्लामा साजिद नकवी के मदरसा आयतुल्लाह हकीम में कायम की गई, जहां तलबा को पहले पहल कराटे और दीगर जिस्मानी वर्जिशों की तरबियत दी जाने लगी और बाद में एक जदीद तरीन तहखाना बनाया गया, जहां हल्के हथियारों की तरबियत शुरू हुई। अहले तशी ने बाकायदा तरबियत हासिल करने के लिए ईरान का रुख किया। जौक दर जौक ईरानी सयाहत के वीज़े हासिल करके अहले तशी नौजवान अस्करी तरबियत हासिल करने के लिए ईरान के शहर मशहद जाने लगे। शोरकोट के नवाह में भी बाद में एक ऐसी जगह दरियाफ्त हुई जो बाकायदा तरबियत गाह थी और जहां सिपाही मोहम्मद के गुलाम रज़ा नकवी तरबियत देते थे। रज़ा नकवी का मिशन सिपाही सहाबा को जड़ से उखाड़ फेंकना था। 1990 से 1995 तक रज़ा नकवी कत्ल और बैंक डकैती की मुताद्दिद वारदातों में मुलव्वस रहे। पंजाब पुलिस ने उनके सर पर 20 लाख का इनाम रखा था। 1994 में सिपाही सहाबा के आज़म तारिक पर कातलाना हमला हुआ, जिसमें आज़म तारिक तो महफूज रहे, लेकिन उनके 2 करीबी साथी मारे गए। हमले की जिम्मेदारी सिपाही मोहम्मद ने कबूल की। इसी साल रज़ा नकवी ने मीनार पाकिस्तान पर अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। जलसे में सिपाही मोहम्मद के कारकुनान ने अंधाधुंध हवाई फायरिंग की। बिलाखिर पुलिस ने सिपाही मोहम्मद के खिलाफ क्रैकडाउन करने का फैसला किया। जुलाई 1994 में सिपाही मोहम्मद के हेडक्वार्टर ठोकर नियाज बेग के इलाके में पुलिस और रज़ा नकवी की फोर्सेस के दरमियान 9 घंटे तक फायरिंग का तबादला होता रहा, जिसके बाद पुलिस ने सरेंडर कर दिया। रज़ा नकवी ने पुलिस के ज़ेरे हिरासत कांस्टेबल्स को बरहना करके परेड करवाई। फ़िरका वाराना दहशतगर्दी के सद्देबाब में हुकूमती इदारे मुसलसल नाकाम हो रहे थे। फ़िरका वाराना टारगेट किलिंग के सामने अवाम और ख़ास दोनों गैर महफूज थे। पाकिस्तान के शहरी इलाकों में फ़िरका वाराना फसादात के वाक़यात बढ़ते जा रहे थे। आलमी अखबारात में पाकिस्तान को ऐसी रियासत के तौर पर देखा जा रहा था जिसकी गर्दन के गिर्द मुल्लायत के पुरतशद्दुद शिकंजे की गिरफ्त रोज़ बरोज़ मजबूत होती जा रही थी। इस सूरत हाल में फ़िरका वाराना तशद्दुद की रोकथाम के लिए पाकिस्तान की मजहबी जमातों की क़यादत सर जोड़कर बैठ गई, जिसके नतीजे में मार्च 1995 में कोयटा में मिली यकजहती कौंसिल का क़याम अमल में आया। कौंसिल में 11 मजहबी और फ़िरका वाराना जमातें शामिल थीं।
کونسل کا مقصد شیعہ اور سنی فرقوں میں اختلافات کا پرامن حل تلاش کرنا تھا۔ سپاہ محمد کے قائد مرید عباس یزدانی نے ملی یکجہتی کونسل میں شمولیت کا فیصلہ کیا اور سپاہ صحابہ کی اس شرط کو تسلیم کر لیا کہ شیعہ ذاکرین مقدس ہستیوں پر تبرہ نہیں کریں گے۔ یزدانی کے اس فیصلے کے باعث سپاہ محمد کی تنظیم میں دراڑ پیدا ہو گئی۔ ملی یکجہتی کونسل کے 17 نکاتی کوڈ آف کنڈکٹ پر عمل درآمد کے باعث 1995-96 میں فرقہ وارانہ تشدد میں خاطر خواہ کمی دیکھنے میں آئی۔ تاہم شیعہ اور سنی دونوں کیمپوں کے شدت پسند عناصر اس صورتحال سے خوش نہیں تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قائدین نے عقائد اور اصولوں پر سمجھوتا کر کے انہیں دھوکہ دیا ہے۔ قریباً 1 سال خاموشی اور خفگی سے سلگتے رہنے کے بعد بالآخر یہ شدت پسند عناصر بھڑک اٹھے۔ 1996 کے وسط سے فرقہ وارانہ تشدد کی نئی لہر کا آغاز ہوا، جو پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ شدید تھی۔ 1996 میں سپاہ محمد کے ہی چند کارکنان نے علامہ مرید عباس یزدانی کو قتل کر دیا۔ گرفتاری کے بعد ان کارکنان نے اعتراف کیا کہ علامہ یزدانی کا قتل غلام رضا نقوی کی ایما پر کیا گیا، جو ملی یکجہتی کونسل میں شمولیت اور کونسل کے ضوابط کی پابندی کے فیصلے سے نالاں تھے۔ سپاہ محمد کی اندرونی پھوٹ نے تنظیم کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ اسی دوران رضا نقوی ٹھوکر نیاز بیگ لاہور کے رہائشیوں کی سپورٹ بھی کھو بیٹھے۔ علاقہ مکینوں نے چند برس پہلے رضا نقوی کی آمد کا پرجوش خیر مقدم کیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ رضا نقوی انہیں سپاہ صحابہ کی ٹارگٹ کلنگ کے خلاف تحفظ فراہم کریں گے اور وہ امن و امان سے رہ سکیں گے۔ تاہم سپاہ محمد کے ہیڈ کوارٹر کے قیام کے بعد علاقے کی فضا پرامن ہونے کے بجائے مزید متشدد ہوتی گئی۔ فائرنگ اور تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات نے علاقے کے رہائشیوں کو مایوس کر دیا تھا۔ رضا نقوی اپنی سپورٹ کھونے لگے تھے۔ دسمبر 1996 میں علاقہ مکینوں کی مخبری پر پولیس نے رضا نقوی کو گرفتار کر لیا۔ گرفتاری کے وقت نقوی اپنی جرنیلی یونیفارم میں ملبوس تھے۔ اگلے 18 برس غلام رضا نقوی جیل میں رہے۔ 2006 میں انہیں موت کی سزا سنائی گئی، تاہم 8 برس کی مزید قید کے بعد 2014 میں انہیں رہا کر دیا گیا۔ 2016 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یزدانی کے قتل اور نقوی کی گرفتاری کے بعد سپاہ محمد بہت حد تک غیر مؤثر ہو گئی۔ 1997 میں خانہ فرہنگ ایران کے ملتان آفس پر دہشت گرد حملہ ہوا، جس میں ایرانی سفارتکار محمد علی رحیمی جاں بحق ہو گئے۔ حملے کے بعد ایران نے سپاہ محمد کی فنڈنگ روکنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ایران کا پاکستان کی تشدد پسند شیعہ تنظیموں کی معاونت کا فیصلہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہو رہا تھا۔ پاکستانی شیعوں کے لیے ایران کی سپورٹ مخالف تنظیموں کی پرتشدد کارروائیوں کو روکنے کے بجائے ان میں اضافے کا باعث بن رہی تھی۔ ایران کو یہ بھی خطرہ تھا کہ پاکستان میں پھیلتی ہوئی سنی عسکریت پسندی ایرانی بلوچستان کے سنی اکثریتی علاقے میں گڑبڑ کا باعث بن سکتی ہے۔ اسی دوران افغانستان میں ایرانی حمایت یافتہ شمالی اتحاد اور پاکستانی حمایت یافتہ طالبان کے درمیان جنگ جاری تھی، اور ایک سے زیادہ محاذوں پر پاکستان مخالف پالیسی اختیار کرنا ایران کے مفاد میں نہیں تھا۔ ایرانی فنڈز کی عدم دستیابی نے سپاہ محمد کی تنظیم کو مزید غیر مؤثر بنا دیا۔ 14 اگست 2001 کو جب پرویز مشرف نے سپاہ محمد پاکستان کو کالعدم قرار دیا تو اس وقت یہ تنظیم کم و بیش غیر فعال ہو چکی تھی۔ سپاہ محمد کی تحلیل کے بعد لشکر جھنگوی بلا روک ٹوک قتل و غارت کرنے لگی۔ یہ گروپ اس وقت قائم ہوا جب سپاہ صحابہ کے رہنماؤں میں تنظیم کے آئندہ اہداف کے حوالے سے اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے۔ ضیاء الرحمن فاروقی اور اعظم طارق کی خواہش تھی کہ تنظیم کو ایک مین سٹریم سیاسی جماعت میں تبدیل کیا جائے اور تشدد کی سیاست سے دوری اختیار کی جائے، جبکہ تنظیم کے ہارڈ لائنرز حق نواز جھنگوی کے شیعہ تکفیر اور قتال کے مشن کو آگے بڑھانا چاہتے تھے۔
नतीजतन 1995 में रियाज बसरा, मलिक इसहाक और अकरम लाहौरी ने लश्कर झंगवी की बुनियाद रखी। ग्रुप का नाम सिपाही साहबा के बानी हक नवाज झंगवी के नाम पर रखा गया। सिपाही साहबा के माहिर तरबियत याफ्ता जंगजू लश्कर झंगवी का हिस्सा बन गए और शिया मसलक के पैरोकारों के खिलाफ कातिलाना हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया। अपने सियासी इमेज की खातिर सिपाही साहबा बज़ाहिर लश्कर झंगवी के इक़दामात से लाताल्लुकी का इजहार करती, लेकिन अंदरूने खाना लश्कर झंगवी सिपाही साहबा को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के लिए ब्लैंकेट कवर फराहम करने का काम कर रही थी। लश्कर झंगवी का नाम पहली मर्तबा उस वक्त मंजर-ए-आम पर आया जब 7 मार्च 1995 को यतीम खाना चौक लाहौर पर डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी को 5 साथियों समेत कत्ल कर दिया गया। डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के बानी सदर और जंगजू शिया तंजीम मुख्तार फोर्स और सिपाही मोहम्मद के मास्टरमाइंड थे। लश्कर झंगवी वाहिद जंगजू तंजीम थी जो अखबारी दफातर में फ़ोन करके दहशतगर्द हमलों की जिम्मेदारी कबूल किया करती थी। इस तंजीम की कार्रवाइयों की मुफस्सल रुदाद और इन कार्रवाइयों के जवाज़ तंजीम के उर्दू मैगज़ीन इंतकाम हक में शाया किए जाते। लश्कर झंगवी के कश्मीरी जिहादी ग्रुप हरकतुल अंसार के साथ करीबी ताल्लुकात थे। अफगानिस्तान में मौजूद हरकतुल अंसार के कैंप्स लश्कर झंगवी का सेफ हेवन थे। इंटेलिजेंस एजेंसियों की खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक 1999 में लश्कर झंगवी से ताल्लुक़ रखने वाले 800 पाकिस्तानी हरकतुल अंसार के खालिद बिन वलीद कैंप में अस्करी तरबियत हासिल कर रहे थे। ये नौजवान असलहा चलाने, बम बनाने और गोरीला कार्रवाइयाँ करने की 8 हफ्तों की तरबियत हासिल करते। लश्कर झंगवी के बानी रियाज बसरा का ताल्लुक सरगोधा से था। बसरा ने जामिया उस्मानिया लाहौर से कुरान पाक हिफ्ज़ किया, जिसके बाद वो घरों में बच्चों को कुरान पाक की तालीम देने लगा। 1985 में रियाज बसरा ने सिपाही साहबा ज्वाइन की। 1987 में वो तंजीम का सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बना दिया गया। 1988 में बसरा ने MPA का इलेक्शन लड़ा। बादअज़ां उसने अफ़गानिस्तान में हरकतुल मुजाहिदीन के ट्रेनिंग कैंप में अस्करी तरबियत लेकर रूस के ख़िलाफ़ अफ़गान जिहाद में हिस्सा लिया। 1992 में रियाज बसरा को ईरानी सफ़ीर सादिक गंजी और शिया रहनुमा सैयद सिकंदर शाह के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। 30 अप्रैल 1994 को रियाज बसरा इहाता अदालत से फरार हो गया। 1995 में रियाज बसरा ने पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा मुहलिक और सख्त जान दहशतगर्द तंजीम लश्कर झंगवी की बुनियाद रखी। 1985 में अगले चंद बरसों में लश्कर झंगवी ने मुल्क भर में फ़िरकावाराना कत्लो गारतगरी का बाजार गर्म कर दिया। शिया टारगेट किलिंग के साथ साथ लश्कर झंगवी ने मुल्क में ईरानी शहरियों और ईरानी मफादात पर भी हमले शुरू कर दिए। जनवरी 1997 में लाहौर में ईरानी सकाफती मरकज़ खाना फरहंग की इमारत को आग लगा दी गई। 20 फरवरी 1997 को लश्कर झंगवी के दहशतगर्दों ने मुल्तान में वाक़े खाना फरहंग के दफ्तर पर हमला करके ईरानी सिफारतकार मोहम्मद अली रहीमी और इदारे के 6 पाकिस्तानी एहलकारों को कत्ल कर दिया। रियाज बसरा ने हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए हमले को सिपाही साहबा के कायद ज़ियाउर रहमान फारूकी के कत्ल का बदला करार दिया, जो जनवरी 1997 में सेशन कोर्ट लाहौर में बम हमले में जाँ बहक हो गए थे। सितंबर 1997 को रावलपिंडी में लश्कर झंगवी के दहशतगर्द हमले में ईरानी फ़ौज के 5 अफसरान हलाक हो गए, जो तरबियती कोर्स के लिए पाकिस्तान आए हुए थे। इस हमले को भी लश्कर झंगवी ने सिपाही साहबा के कायद की मौत का इंतकाम करार दिया। अगस्त 1996 में शिया मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले उस वक्त के कमिश्नर सरगोधा सैयद तजम्मुल अब्बास को उनकी सरकारी रिहाइशगाह पर कत्ल कर दिया गया। चंद माह बाद गुजरांवाला के एक सुन्नी पुलिस ऑफिसर SSP मोहम्मद अशरफ मार्द को लश्कर झंगवी के खिलाफ तहकीकात करने और अहम शवाहिद इकट्ठा करने की पादाश में कत्ल कर दिया गया। 11 जनवरी 1998 की सुबह 4 मुसल्ला अफराद ने खुदकार हथियारों से 200 से ज़ायद शिया अफराद के हुजूम पर
अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जो उस्ताद मोहम्मद हुसैन की बरसी के मौके पर मोमिनपुरा लाहौर के कब्रिस्तान में इकट्ठे हुए थे। हमले में 25 अहले तशी हलाक और 50 से ज़ायद जख्मी हो गए। ये हमला दरअसल पुलिस और अदलिया को दहशतज़दा करने की कोशिश थी। रियाज बसरा ने इस हमले को एक दिन पहले पुलिस हिरासत में हलाक होने वाले लश्कर झंगवी के कारकुन अल्लाह वसाया के कत्ल का बदला करार दिया। जवाबन उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने कलअदम तंजीमों को सख्ती से कुचलने का हुक्म जारी किया। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालतें बनाई गईं और कलअदम तंजीमों के पहले से गिरफ्तार कारकुनों को मुबैना पुलिस मुकाबलों में हलाक किया जाने लगा। सिर्फ एक DSP तारिक कंबोह ने 60 से ज़्यादा कारकुनों को मुबैना मुकाबलों में हलाक किया। जवाबन तारिक कंबोह भी टारगेट किलिंग का निशाना बन गए। वज़ीर आला शहबाज शरीफ को कत्ल की धमकियां दी गईं। रियाज बसरा ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मुशाहिद हुसैन के सरों की कीमत मुकर्रर कर दी। उन दिनों वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लाहौर में खुली कचहरी लगाया करते, जिसमें वो बराह रास्त अवाम के मसाइल सुनते। ऐसी ही एक कचहरी में रियाज बसरा वज़ीर आज़म के सिक्योरिटी हिसार को चकमा देते साइल के भेस में दाखिल हो गया और नवाज शरीफ के पीछे जाकर खड़ा हो गया। रियाज बसरा के एक साथी ने इस मंजर की तस्वीर उतार ली। 3 दिन बाद वज़ीर आज़म के दफ्तर को ये तस्वीर डाक में मौसूल हुई। तस्वीर में नवाज शरीफ और रियाज बसरा के चेहरों के गिर्द दायरा खिंचा हुआ था। दोनों के दरमियान सिर्फ चंद फुट का फासला था और तस्वीर के नीचे तहरीर था, इट्स दैट इजी, ये इतना ही आसान है। इस वाक़े के बाद नवाज शरीफ ने खुली कचहरी में आना छोड़ दिया। 3 जनवरी 1999 को लश्कर झंगवी ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर कातिलाना हमला किया। नवाज शरीफ रायविंड में वाक़े अपने फार्म पर जा रहे थे। उनके रास्ते में एक कंक्रीट पुल के नीचे रिमोट कंट्रोल बम नस्ब था। खुशकिस्मती से बम उनकी गाड़ी के गुजरने के बाद फटा और नवाज शरीफ महफूज रहे। इन दुश्वारियों के बावजूद पुलिस की जानिब से फिरकावाराना दहशतगर्दी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहा। नवंबर 1998 में पुलिस ने रियाज बसरा के राइट हैंड मजहरुल हक को 12 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। अप्रैल 1999 में चिन्योट में एक पुलिस मुकाबले में लश्कर झंगवी के 4 अहम मेंबर्स हलाक हुए, जिनमें लश्कर का सेकंड इन कमांड एजाज अहमद तारा और तंजीम का बम बनाने का सबसे माहिर रुकन तारिक विर्क भी शामिल थे। 21वीं सदी के आगाज तक सिपाही सहाबा और तहरीके जाफरिया के दरमियान बाकायदा गोरीला जंग का जोर टूटने लगा। दूसरी जानिब 9/11 के बाद लश्कर झंगवी को अफगानिस्तान का नया मैदान मुयस्सर आ गया। 2001 के बाद लश्कर झंगवी अलकायदा की 313 ब्रिगेड में शामिल होकर अफगानिस्तान और अफगानिस्तान में अमरीकी मफादात के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करने लगा। 2002 में इख्तिलाफात के बायस लश्कर झंगवी 2 धड़ों बसरा ग्रुप और हई ग्रुप में तकसीम हो गया। रियाज बसरा और मलिक इसहाक के ग्रुप ने मुल्क के अंदर अहले तशी के खिलाफ फिरका वाराना कार्रवाइयाँ जारी रखीं, जबकि मुखालिफ धड़े के रहनुमा कराची के कारी अब्दुल हई अलकायदा के साथ मिलकर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करने लगे। लश्कर झंगवी डैनियल पर्ल के अगवा और कत्ल, 2001 के बहावलपुर चर्च हमले, 2002 के कराची शेरटन होटल बस हमले, 2002 के इस्लामाबाद चर्च हमले, 2007 में बेनज़ीर भुट्टो की शहादत, 2009 में श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमले, 2016 में कोयटा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हमले और दहशतगर्दी के दीगर मुतअद्दिद वाक़यात में मुलव्वस रहा। 14 अगस्त 2001 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने लश्कर झंगवी और सिपाही मोहम्मद को कलअदम करार दे दिया। अगले साल जनवरी 2002 में मज़ीद 5 तंजीमों बशमूल सिपाही सहाबा, तहरीके जाफरिया, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और तहरीके नफाज़े शरीयत मोहम्मदी पर बैन लगा दिया गया और इन तंजीमों की क़यादत को हिरासत में ले लिया गया। सिपाही सहाबा के कायद आज़म तारिक ने 2002 का इलेक्शन जेल से लड़ा और कामयाब रहे।
जनरल मुशर्रफ आजम तारिक की रिहाई के हक में नहीं थे, लेकिन अपना वजीर आजम मुंतखब करवाने के लिए उन्हें मौलाना के वोट की ज़रूरत पड़ी। चुनांचे मौलाना आजम तारिक को डील के तहत रिहा कर दिया गया। बदले में आजम तारिक ने अपने फितरी इत्तेहाद मौलाना फजल रहमान को वोट देने के बजाय मीर जफरुल्लाह खान जमाली को वोट दिया। इस एक वोट की अक्सरियत से जमाली वजीर आजम बन गए। 4 जुलाई 2003 में कोयटा की असनाए अशरी मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान ऑटोमेटिक असलहे से लेस 3 अफराद दाखिल हुए और मुसलसल 10 मिनट तक नमाजियों पर फायरिंग करते रहे। इस हमले में 53 अफराद जाँ बहक हुए। लश्कर झंगवी ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की। ये हमला बलूचिस्तान के हज़ारा शियों पर फ़िरका वाराना हमलों के सिलसिले का पहला वाक़या था। जवाबी कार्रवाई के तौर पर 6 अक्टूबर 2003 को इस्लामाबाद के करीब वाक़े एक टोल प्लाजा पर मौलाना आजम तारिक को 4 साथियों समेत उनकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मई 2002 में रियाज बसरा विहाड़ी डिस्ट्रिक्ट के एक शिया गांव कोट चौधरी शेर मोहम्मद में एक मुसल्लह मुकाबले के दौरान हलाक हो गया। रियाज बसरा वहां 3 साथियों के हमराह मारूफ शिया रहनुमा चौधरी फिदा हुसैन खलवी को कत्ल करने की नीयत से आया था, लेकिन उसे मकामी देहातियों की जानिब से शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। आध घंटे के मुकाबले के बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंच गई, जिसने रियाज बसरा और उसके साथियों को घेर लिया। मुकाबले में रियाज बसरा अपने 3 साथियों समेत हलाक हुआ। रियाज बसरा के सर पर 50 लाख का इनाम था। उसके खिलाफ कत्ल के 300 मुकदमात दर्ज थे। दिलचस्प बात यह है कि पंजाब पुलिस इससे पहले भी 6 मरतबा रियाज बसरा को हलाक करने का दावा कर चुकी थी। रियाज बसरा के बाद मलिक इसहाक ने जेल से लश्कर झंगवी की क़यादत संभाली। मलिक इसहाक ने 1997 में एक उर्दू रोज़नामे को दिए जाने वाले इंटरव्यू में तस्लीम किया था कि वो 100 से ज़ायद अफराद की हलाकत की वारदातों में मुलव्वस रह चुके हैं। इस इंटरव्यू के बाद से मलिक इसहाक हिरासत में थे। 14 साल बाद जुलाई 2011 में मलिक इसहाक को एक मुबैना डील के तहत रिहा कर दिया गया। 10 जनवरी 2013 को कोयटा में फ़िरका वाराना दहशतगर्दी का बदतरीन वाक़या पेश आया। लगातार कई बम धमाकों के नतीजे में 200 से ज़ायद हज़ारा शिया अफराद जाँ बहक हो गए। इस सानहे पर मुल्क भर में अहले तशी ने शदीद एहतजाज किया। कोयटा बम हमलों की जिम्मेदारी लश्कर झंगवी ने कबूल की तो मलिक इसहाक को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। 29 जुलाई 2015 को मुजफ्फरगढ़ में मौलाना इसहाक को उनके 2 बेटों और नायब समेत मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया। एक माह बाद पंजाब के वजीर दाखिला शुजा खानजादा को अटक में एक बम धमाके में हलाक कर दिया गया। लश्कर झंगवी ने इस हमले को मौलाना इसहाक के कत्ल का बदला करार दिया। 2002 में कलअदम करार दिए जाने के बाद सिपाही साहबा मिल्लते इस्लामिया पाकिस्तान के नाम से ऑपरेट करने लगी। सितंबर 2003 में जनरल मुशर्रफ ने इस नए नाम के साथ फाल ग्रुप पर भी पाबंदी आयद कर दी। मौलाना आजम तारिक की हलाकत के बाद कलअदम सिपाही साहबा की क़यादत कायद अली शेर हैदरी ने संभाली। 2007 से तंजीम ने अहले सुन्नत वल जमात के नाम से ऑपरेट करना शुरू किया। 17 अगस्त 2009 को खैरपुर सिंध में मौलाना अली शेर हैदरी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। हैदरी के कत्ल के बाद से अब तक तंजीम की सरबराही मोहम्मद अहमद लुधियानवी के पास है। मौलाना लुधियानवी की क़यादत कलअदम सिपाही साहबा और मौजूदा अहले सुन्नत वल जमात को तशद्दुद की सियासत से दूर ले जाने में काफ़ी हद तक कामयाब रही। मौलाना लुधियानवी झंग में अमन व अमान की बहाली को अपना फ़ख्रिया कारनामा करार देते हैं और उनके साथी उन्हें सफ़ीर अमन के नाम से मौसूम करते हैं। तशद्दुद की सियासत से दूरी की पॉलिसी के बायस कलअदम सिपाही साहबा को अपनी समाजी और कानूनी साख बचाने में तो काफ़ी मदद मिली, लेकिन इस पॉलिसी के बायस तंजीम की सियासी कुव्वत भी कम होती गई। हत्ता के तंजीम ने झंग शहर से कौमी असम्बली की मुस्तकिल नशिस्त भी खो दी। खुद मौलाना अहमद लुधियानवी ने 5 बार कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा, लेकिन उन्हें हर बार नाकामी का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, पाकिस्तान में 1980 और 90 की दहाई में लड़ी गई फ़िरका वाराना जंग पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन बाब है।
ताहम दूसरी जानिब ये भी हकीकत है कि ये जंग तंजीमी और सियासी सतह पर लड़ी गई और फ़िरकावाराना तशद्दुद की दरार कभी भी अवामी सतह पर गहरी रसाई हासिल नहीं कर सकी। पाकिस्तान में शिया सुन्नी फ़िरकावाराना जंग की सीरीज़ की आखिरी किस्त आपने मुलाहिजा की। इस काविश के हवाले से हमें आपके तबसरों का इंतज़ार रहेगा। इस सीरीज़ की मुकम्मल वीडियो भी जल्द आपके लिए अपलोड कर दी जाएगी और इसके बाद सोच समझ की अगली सीरीज़ में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान की अनकही तारीख़, अनटोल्ड हिस्ट्री की एक और चौंका देने वाली कहानी, सिर्फ सोच समझ पर।